नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। एसआईआर पे अभी तक हंगामा चल रहा है। बिहार, संसद, सड़क और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और वहां कल भी सुनवाई हालांकि होगी। उसमें ये बात निकल के आई कि एक तो जो याचिकाकर्ता है, जिन लोगों ने एसआईआर पे आपत्ति खड़ी की है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं हो रहा है और जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो बहुत गड़बड़ है। वहां कई वैसे लोगों को प्रेजेंट किया गया कोर्ट में जो जिनका जो जीवित है, लेकिन ड्राफ्ट में उनको मरा हुआ बता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वो यहाँ आए हैं, और कपिल सिब्बल जो एडवोकेट है उन्होंने कहा कि हाँ वो यहीं पे हैं। कई सारी लोगों ने अपनी गवाही दी, अपनी बातें रखी। कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि जो मांगा जा रहा है उसमें जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो केवल 3.056% के पास जन्म प्रमाण पत्र है। पासपोर्ट 2.7% के पास है और 14.71% मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र उनके पास, मतलब 10th किया हुआ उन्होंने। जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि ये साबित करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। लगातार चल रहा है कि भारत के नागरिक होना जो है वो चुनाव आयोग का काम नहीं है, चिन्हित करना वो काम है गृह मंत्रालय का। लेकिन अब यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही पूछ रहे हैं। हर किसी के पास प्रमाण पत्र होता है, सिम खरीदने के लिए इसकी जरूरत होती है। सिम खरीदने के लिए आधार कार्ड काफी करता है। आधार कार्ड से सिम कार्ड मिलता है। उसके लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगता है और न ही कोई घर का रजिस्ट्री मांगता है, न बिल्डिंग का रजिस्ट्री मांगता है, न बिजली का बिल मांगता है। आधार कार्ड लीजिए, सब हो जाता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो अभी फैसला तो कल आएगा, जब अभी सुनवाई अभी और है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उससे साफ साफ पता लगता है कि क्या होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही है। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यही चुनाव आयोग पहले भी कहा था, फिर यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आधार कार्ड को भी शामिल कर दीजिए। अब यही चुनाव आयोग कह रहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट कल कुछ और भी कहेगा, यही चुनाव आयोग कल कुछ और भी कहेगा। और एक जो कहते हैं ना जिसको कि शोले पिक्चर आई थी, एक शोले पिक्चर में एक डायलॉग था। अमिताभ बच्चन का जो किरदार है वो जय और वीरू, जो जय जो है गया है मौसी के पास और मौसी से अपने दोस्त की तारीफ कर रहा है कि ये दोस्त जो हमारा है वो बसंती के लिए क्यों अच्छा है। मौसी सुनने के बाद बोलती है कि शराबी वो, जुआरी वो, और भी कुछ है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। वैसे ही चुनाव आयोग जो है जो कर रहा है उस ड्राफ्ट में लाख गड़बड़ियां हो। मरे लोग जीवित हो जाएं, जीवित लोग मर जाएं, लोगों का फॉर्म खुद बीएलओ भर दे, तमाम चीजें हो, जितने तरह की गड़बड़ियां हो सकती है वो सब है। लेकिन चुनाव आयोग का क्या दोष बेचारे का? इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। पहली बार 75 साल में जो है चुनाव आयोग ऐसा कोई आया है व्यक्ति जो नागरिकों को चिन्हित कर रहा है, शुद्ध प्योर बना रहा है। हालांकि जो वहां के जो वकील हैं उनके वकील कह रहे हैं कि कुछ तो कुछ इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो रहेंगी। देखिए उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रोल में कुछ कमियां होना स्वाभाविक है। चलिए इतना मानते तो हैं कि कमी हो सकती है, इसलिए सुधार की प्रक्रिया और अवधि तय कर दी गई। तो अवधि तय कर दी गई, उसके बाद सुधार होगा नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रोसेस में कुछ ना कुछ त्रुटियां तो होगी। अगर लाखों लोगों का नाम हटा दिया जाए, जीवित लोगों को मृत साबित कर दिया जाए, मृत लोगों को जीवित बना दिया जाए, किसी का नाम गड़बड़ हो, किसी के पति का नाम गड़बड़ हो, किसी के पिता का नाम गड़बड़ हो, किसी का घर गड़बड़ हो, एक ही पते पे 200 आदमी रह रहे हो, 500 आदमी रह रहे हो, ये मामूली गड़बड़ी है। ऐसी गड़बड़ियां तो हो जाया करती। आम आदमी कर दे अगर, तो फिर उसको तो सजा मिलेगी, क्योंकि आम आदमी है ही इसी लायक। और उसमें भी आम आदमी में ज्यादातर वो है जो ज्यादातर जो आ रहे हैं, जो मैं वीडियोज देख रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट्स,
वो गरीब लोग हैं, वो दलित हैं, वो मुस्लिम हैं, वो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। बिहार में आदिवासी नहीं है, इसलिए बहुत कम है, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदिवासी हैं, देश में भी होगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो एक तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, और देश में उनके लिए क्या है? 5 किलो अनाज देते हैं, खाओ और रहो। क्या जरूरत है तुमको वोट देने का अधिकार की? क्या क्या सरकार चुनोगे तुम? अपने लिए एक घर तो बना नहीं सके 75 साल में, 2 कमरे का। 5 किलो अनाज तो महीने का अपने लिए जुटा नहीं पाते हो, और वोट दोगे, सरकार चुनेगे, कोई मतलब है सरकार चुनने का? आपको क्या अधिकार है भाई? बात सही है, तो उनको कहीं भी निकाला जा सकता है। कहा जा रहा है कि एकदम सुधार किया जा रहा है। मैं देख रहा था कि आज तक की रिपोर्ट, मौसमी सिंह ने रिपोर्ट की, अररिया गई, वहां वहां कुछ पासवान परिवार से मिली, वो 4 दिन से बीएलओ के पीछे दौड़ रहा था, नहीं मिल रहा था बीएलओ। उसके बाद जो है वो आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह लेके गई, तब उसका हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहां से पता है सब? उन्होंने तो कानून बना दिया और एकदम जमीन तक उसका पालन हो रहा है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि जो कपिल सिब्बल साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी हुई और बीएलओ मनमानी कर रहे हैं। बीएलओ सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, वो ज्यादातर टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में होंगे, और उनको हर कोई दबा रहा है। बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीडीओ, एसडीएम, कलेक्टर, सब जगह से फोन आते हैं। इलाके के दबंग, मुखिया, विधायक, सबके फोन आ रहे होंगे। बड़ा भारी प्रेशर है, जल्दी करना है। घर में पत्नी भी बीमार हो सकती है, उसको भी कई और तरीके की दिक्कत होती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कई लोग सस्पेंड कर दिए गए, बीएलओ सस्पेंड किए जा सकते हैं, कमिश्नर सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बर्खास्त सस्पेंड नहीं हो सकते, क्योंकि वो गलती करते नहीं। उनका सबसे जबरदस्त है कि वो जो है बड़े बाप के हैं, पढ़ लिख लिए, मेहनत कर लिए और बन गए ऑफिसर। अब वो गांव कहाँ देखें? क्या परेशानी है? गांव में बाढ़ आ जाती है, लोग डूब के मर जाते हैं। मैं अभी देख रहा था उत्तर काशी में, धराली में, आपको याद होगा, 8-10 दिन हो गए इस बात को। वहां जो है अचानक बादल फटा, भयंकर बारिश आई और धराली गांव पूरा जो है मलबे में तब्दील हो गया। अब उसमें मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें है कि एक जो है यूपी का जो आदमी है, बिजनौर का रहने वाला है, लेखराज उसका नाम है। वो उसके हाथ में, ये लेखराज इसका नाम है, और ये जो इसके हाथ में जो फोटो देख रहे हैं, उसके बेटे की तस्वीर है। 18 साल का उसका बेटा, योगेश नाम है उसका। उस तस्वीर को लेकर के भटक रहा है, कहता है कि बेटा काम करने आया था, अब उसे कहाँ तलाश करूं। वो वेल्डिंग का काम किया करता था, यूपी से आया था उत्तरकाशी वेल्डिंग का काम करने के लिए। बहुत दूर नहीं है, बगल का है, पहले उत्तर प्रदेश ही कहलाता था, लेकिन गया था ऐसे गांव में जहां इतना खतरा था। और बताया जा रहा है कि लगातार 8 दिन से रेस्क्यू चल रहा है, मलबा हटाकर अंदर दबे शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से खुदाई के लिए बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पाई हैं। खुदाई में लगी छोटी मशीनें गीली मिट्टी में फंस रही है, इसलिए हाथों से ही खुदाई की जा रही है। जज साहब को थोड़े सब दिखेगा, कहाँ से दिखेगा? बेचारे जज साहब क्या क्या देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कोई मजाक है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे बनता है क्या? सामान्य आदमी होता है क्या? वो सब अवतरित होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब जो पद है अवतार है। वो हजारों साल उनकी माँ, उनके पिता तपस्या करते हैं, वो खुद तपस्या करते हैं, तो पुण्य फल मिलते हैं और इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। ये लोग जो है वो गरीब, जो ये तो देश को बदनाम करते हैं। फोटो दिखा रहे हैं, क्या फोटो दिखा रहे हो भाई? तुम्हारा बेटा कोई कमिश्नर था क्या, कि जिसके लिए, या तुम सांसद थे कि तुम्हारे बेटे को ढूंढने जाएगा? अब मिट्टी से खोदा जा रहा है, अब कितना खोदा जाता है, मिट्टी हाथ से खोदा जाएगा, वो समझिए। यही हाल है हमारे बिहार का। ढेर सारे गरीब है। अब जिस प्रदेश में 14% लोग 10th पास हों, उस प्रदेश की क्या हालत है? कह सकते हैं महाराष्ट्र के लोग, तमिलनाडु के लोग, पंजाब के लोग जो बड़े संपन्न हैं, गुजरात के लोग, कि बिहारी जो है बीमारी हैं, बिहार में पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं है लोग, सब गरीब हैं, सब इधर उधर बर्बाद किए चलते हैं। सही बात है, बिहार तो है ही ऐसा, वो सब नेता भी उसके अकर्मण्य है, और पब्लिक तो है ही। अब 14 पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? इतना तो स्कूल खुलवा दिया है,
IIM, IIT क्या क्या खुल गया। अब नहीं पढ़ने जाते हो तो तुम्हारा दोष है ना भाई। अब 14% आदमी 10th पास करे, तो सुप्रीम कोर्ट को जज को क्या लेना देना इस बात से कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, उसकी बला से। पढ़े तो अपनी बला से पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो अपनी बला से पढ़े। लेकिन देश की छवि खराब कर रहे हो भाई आप। और वोट देने की बात कर रहे हैं। क्या करोगे वोट देकर? किसको वोट देना कुछ पता है? मंदिर के नाम पे वोट दोगे, मस्जिद के नाम पर वोट दोगे, कोई मतलब है? मंदिर मस्जिद से कुछ होता है? देखो जज साहब को घंटा बजाने कभी कभी चले जाते हैं, क्योंकि घंटा बजाने से उनको सत्ता की दलाली करने का मौका मिल जाता है, तो बजा आते हैं जा करके। प्रधानमंत्री भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि घंटा बजाने से उनको जो है वोट मिल जाता है। बाकी घंटे का काम नहीं, बाकी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको कोई काम करना है। तो ये है हमारा देश, क्या कीजिएगा। और हमारे साथ जो कुछ साथी हैं, उससे प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल भाई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जानते हैं। और हमारे साथ सैयद भाई हैं। सैयद भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। एडवोकेट है, मुंबई में है। लेकिन सैयद भाई, पहले मैं आपके पास आऊंगा, जरा वहाँ जो चर्चा हो इसको समझेंगे। और अब हमारे साथ जो स्क्रीन पर साथी हैं, जो कमेंट बॉक्स में हैं, आप सब लोगों को भी नमस्कार, आप सबका स्वागत। और राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लीजिए। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल में सर ये मिंत्री यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है, और फर्स्ट टाइम मिनता देवी 124 ईयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। अभी पिक्चर बाकी है। ये देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो HRD मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख नेता है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मोदी जी के बड़े प्रिय हैं। वो कह रहे हैं मतदाता सूची से अगर किसी सही मतदाता का नाम कटता है तो उसको जोड़ने की भी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने भी यह स्पष्ट किया है कि जहां जहां SIR हो रहा है। अच्छा, ये जो है 18 घंटा मतलब कल का ये है, आज का नहीं समझिए, कल का सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है उसके पहले का ही है। 18 घंटा ये लिखा हुआ है तो सुबह का ही है, सुबह वाले कार्यक्रम में भी मैंने ये दिखाया था, तो कल का ही है। कह रहे हैं कि मतदाता सूची से अगर किसी सही मतदाता का नाम कटता है तो उसको जोड़ने की भी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि जहां जहां SIR हो रहा है वहां कोई सही मतदाता कटता है तो उसको जोड़ने की व्यवस्था है। पहली बार व्यवस्था हो, ये पहले व्यवस्था नहीं थी। कटता था तो कटा रह जाता था, नहीं जुड़वा पाते थे लोग, फिर उसको प्रधानमंत्री से सिग्नेचर करवाना पड़ता था। ये बता रहे हैं कि अभी ये व्यवस्था की है इन्होंने। मैं राहुल गांधी को खुली चुनौती देता हूँ, वो बिहार जाएं और जिनके नाम कटने की बात कर रहे हैं वो उनका नाम जुड़ा कराएं। चुनाव आयोग में इतनी निष्पक्षता है कि संविधान में इतनी ताकत है कि नाम जुड़ जाएगा। चलो, संविधान का नाम तो ले रहे हैं। अब वो राहुल गांधी के पास काम रह गया है कि हर आदमी का वो वोटर लिस्ट में BLO से मिलकर के नाम जुड़वाए। अगर वो करने लगेंगे तो फिर यही रोने लगेंगे कि राहुल गांधी को ये करने की क्या जरूरत थी। राहुल गांधी में दम ही नहीं, वो इस बहाने घुसपैठियों के नाम भरना चाहते हैं, देश के अधिकार को विदेशियों को अपने निहित वोट बैंक सौंपना चाहते हैं। सैयद भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई, अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन जो सुनवाई हुई इसमें एक बात निकल के आई कि लोगों को प्रेजेंट भी किया गया जो जीवित हैं, लेकिन उनको वोटर लिस्ट में मार दिया गया। हालांकि पहले बड़ी चर्चा था कि 15 भी ऐसे ले आइए सबूत जिसमें लगे कि हाँ ये गड़बड़ी हुई है तो हम फिर देखेंगे, लेकिन 12 लोगों को तो प्रेजेंट कर दिया गया। वहां वहां जो सुधाकर सिंह करके सांसद हैं,
उनका मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था, जिसमें वो बता रहे थे कि चुनाव आयोग रेलवे की व्यवस्था करा दे, हम ट्रेन भर भर के लोगों को ला देंगे, जिनको मरा हुआ साबित कर दिया है हम जिंदा दिखा देंगे, ये देखिए जीवित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो सही काम कर रहा है, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। और चुनाव आयोग ने कहा कि गड़बड़ियां तो हो सकती है ना, कुछ तो गड़बड़ियां होंगी, इतना बड़ा काम किया जा रहा है, अब तक दुनिया में ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। क्या कहेंगे सैयद भाई? हालांकि एक और लाइन बोल दूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने कहा कि इस देश के नागरिकों के संरक्षक हम हैं। हमने ये भी अपने प्रस्तावना में कहा कि मौसमी सिंह ने रिपोर्ट जो की आज तक की जर्नलिस्ट, उसमें बताया कि कैसे 4 दिन से बीएलओ के पीछे वो फोन कर रहा था, दौड़ रहा था, चूंकि उसका नाम नहीं है उस ड्राफ्ट में, बीएलओ साहब नहीं मिल रहे थे। आज तक के पत्रकार ने स्कूल जाकर के टीचर से बात की, तब बीएलओ के दर्शन हुए। क्या कहेंगे सैयद भाई? देखिए, इस वक्त जो कोर्ट का जो रोल होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का जो बेसिक नॉर्म्स है, उसमें ये कहा जाता है कि कोई बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, भले 1000 गुनहगार छूट जाए। इसका मतलब यही होता है कि अगर देश का कोई नागरिक वो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देता है जिससे लगता है कि ये आदमी के पास अगर आधार कार्ड है या उसके पास राशन कार्ड है या उसके पास एपिक कार्ड जो है वो है, तो बिल्कुल उसी तरीके से वो बेनिफिट ऑफ डाउट जिस तरीके से एक आरोपी को दिया जाता है, उस तरीके से हमारे उस नागरिक के फेवर में डिसीजन होना चाहिए। यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये रोल होना चाहिए कि अगर कोई मजदूर आदमी जो बिल्कुल इलिटरेट है, अनपढ़ है, गरीब है, पीड़ित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है और ऐसे हालत में वो अपना आधार कार्ड दिखा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस आधार कार्ड को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि उसका वोटर लिस्ट से नाम कटना नहीं चाहिए। ये हमारे नागरिक के प्रति ये संवेदनशीलता जो है उसका हम अपेक्षा करते हैं हमारे अदालत से, ना कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट्स खड़े हैं, वो जिस तरीके से, जिस निर्ममता के साथ उनका नाम काटने पे तुले हुए हैं और वो जो दलील दे रहे हैं, हो सकता है वो टेक्निकली वो बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि एक आरोपी को जिस तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, उसी तरीके से अदालत को भी एक कोई ऐसा पैमाना तय कर लेना चाहिए कि भाई अगर इस आदमी के पास इलेक्शन कार्ड है, जो इलेक्शन कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया है, अगर वो है तो इस आदमी को आप कैसे इनका नाम कैसे आप काट रहे हैं, ये एक होना चाहिए। आज देखिए बहुत सारे लोग जो बहुत सारे एडवोकेट्स जो पिटिशनर्स के तरफ से आर्गुमेंट किया है, मिस्टर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी,
वृंदा ग्रोवर, प्रशांत भूषण, इन लोगों ने अपने अपने आर्गुमेंट में ये साबित कर दिया है कि ये इट्स ए केस ऑफ मास एक्सक्लूशन। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने लाल बाबू हुसैन एंड अदर्स वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का केस का उन्होंने रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बिफोर नेम्स आर एक्सक्लूडेड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेने से पहले आप उनको एक सुनवाई का मौका दीजिए। अगर किसी का नाम आप डिलीट कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल से, यू मस्ट गिव हिम द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपने किसी को बिना सैयद भाई जी वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उसमें ये है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन 30 तारीख को होगा, है ना? नहीं वो तो ठीक है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वो सुनवाई का समय रखा है उन्होंने। नहीं वो तो काटने के बाद सुनवाई कर रहे हैं ना वो। हाँ। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ लाल बाबू हुसैन एंड अदर्स वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के केस में ये कहा गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बिफोर नेम्स आर एक्सक्लूडेड। नाम काटने से पहले आपको उनको हियरिंग का, सुनवाई का मौका देना चाहिए। धनंजय भाई जो आप बोल रहे हैं ना, वो मामला अपील का वो दे रहे हैं, ये सुनवाई का नहीं दे रहे हैं, वो अपील है। डिसीजन के बाद आप अपील कर रहे हैं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो अपील है। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो तो अपील है कि उसका नाम काटने के बाद आपके पास, जैसे मुकदमा हारने के बाद हर किसी के पास ये ऑप्शन रहता है कि आप अपील में जाइए। अब वो अपील में कितना समय लगेगा, क्या होगा, वहां पे सारा फॉर्मेलिटीज है, कोर्ट का प्रोसीज्योर्स है, आप धक्का खाते रहिए, तब तक इलेक्शन आराम से हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने देखिए सैयद भाई, मैं आपको सॉरी डिस्टर्ब, क्योंकि इस तरह की जो न्यायालय की जो गति और उसके मिजाज का इस्तेमाल किस तरह से सत्ताधारी पार्टियां करती रही है, ये यूपी में इसका और महाराष्ट्र में इसका नमूना सामने आ गया है कि जब दल बदल विधेयक कानून के तहत जो एमएलए की सदस्यता का मामला जो है, वो जो विधानसभा अध्यक्ष जो दबा करके बैठे रहे और उधर कोर्ट में पूरा सब ये पीरियड खत्म होने के बाद ये फैसला आया कि विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय या बिहेवियर जो है वो गलत है, तब तक पूरा वो सेशन खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। तो उस निर्णय की कोई जो है महत्ता नहीं रह जाती है। मतलब जो है कि संविधान का इस्तेमाल जो है बहुत बारीकी से संविधान के खिलाफ ही करने की तैयारी चल रही। और ये जी इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसमें कोई नतीजे तक पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही संविधान का जो प्रावधान है उसको बहुत बारीकी से उसका एग्जामिन करने के बाद ही ये नतीजे पे पहुंचना चाहिए। देखिए इसके बाद जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने आर्गुमेंट, एक पॉइंट उन्होंने रखा है कि इफ पीपल आर प्रिजम्पटिवली वैलिड सिटीजन्स and already exist in the voter list, the ECI cannot reverse this presumption and place the entire burden on voters. अगर कोई आदमी जिससे लगता है, जिनके दस्तावेजों से ये लग रहा है कि इट इज मतलब ही और हार इज प्रिजम्पटिवली अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आधार कार्ड है उसके पास या उसके पास इलेक्शन का कार्ड है, तो ही इज प्रिजम्पटिवली अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसको और उसका नाम अगर ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते हैं और नया जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो आपको मांगना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इन चीजों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
किसी भी कीमत पे मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार जैसा एक अंडर डेवलप्ड एक स्टेट है, एक गरीब लोगों का एक स्टेट है, वहां पे इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगा जा रहा है वो तो बिल्कुल असंवैधानिक है। कपिल सिब्बल जी का आप आर्गुमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि आप आधार कार्ड को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स, जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स आप डिमांड कर रहे हैं, वो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स आर नॉट पोजेस्ड बाय द पीपल ऑफ बिहार। मेनली जो गरीब तबके के, जो डाउन ट्रॉडन है, उनके पास इस तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद आप देखिए योगेंद्र यादव जी आज इन पर्सन उन्होंने आर्गुमेंट किया, और उन्होंने बहुत बढ़िया आर्गुमेंट किया है। उन्होंने तो एक लेडी को लेके हाजिर हो गए जिनका नाम मतलब डिसीज्ड मेंबर्स के लिस्ट में आ गया है, लेकिन वो जिंदा है। तो उसके सामने इन्होंने क्या बोला, जो ईसीआई के जो एडवोकेट थे, एडवोकेट द्विवेदी, उन्होंने क्या बोला कि ड्रामा बेस्ट केप्ट फॉर टेलीविजन नॉट द कोर्ट रूम। ये अच्छा एक नाटक है और ये टेलीविजन के लिए सही है, कोर्ट रूम में ये नहीं चलता है। जबकि योगेंद्र यादव ने ये भी कहा कि दिस इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन इलेक्टोरल रोल, कि ये जो आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके नाम पे, SIR के नाम पे ये मास एक्सक्लूशन का एक अभियान चला रहे हैं, और जिसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ जो लोग हैं, जो उनके खिलाफ वोटिंग करते हैं, जो विरोधी के साथ खड़े हैं, जो विपक्षी के साथ खड़े हैं, उनका नाम डिलीट कर दो, ताकि इनका जो है उनका विजय सुनिश्चित हो जाए। और ये मोडस ऑपरेंडी जो है इस वक्त ECI का, उसे समझना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। और मैं कल भी कहा था कि इस वक्त जिस तरीके से ये विपक्षी दलों का जो एकजुट था, और जिस तरीके से आज और कल जो दिल्ली के सड़क पे प्रदर्शन हुआ, इससे कहीं ना कहीं अगर कुछ एक सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं सूर्यकांत जी और जयमाल्या बागजी महाशय, उनके ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट होना चाहिए, कि अगर वो समझते हैं कि इस वक्त जो लोग सड़क पे हैं वो 2/3 ऑफ इंडियन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो अगर इतना बड़ा एक जन समुदाय के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर इस चीज के खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन पे उतर गया है, और पूरे राजधानी के सड़क पे, और वो सड़क से लेके हमारे पूरे देश के गली मोहल्ले तक ये पहुंच चुका है, तो उनको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी देखिए, मैं आज फिर वो रिपीट कर रहा हूं कि बातें तो बहुत कुछ हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टिप्पणी करते हैं, जैसे आज भी सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की है कि भाई जब 2025 में जब एक मिनट, हाँ, उन्होंने एक टिप्पणी की है कि जब जनवरी 7, 2025 में ये ऑलरेडी रिवीजन हुआ है, देन व्हाई अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज नीडेड नाउ। ये एक टिप्पणी उन्होंने किया है, लेकिन ये टिप्पणी उसमें वो जवाब आया कि नहीं आया कि वो बांग्लादेशी ढूंढने के लिए किया है, ढेर सारे घुसपैठिए आ गए। हाँ, उन्होंने तो देखिए पहले तो यही कहा था ना, तो जज साहब को कोई बताया नहीं कि बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं। इनका क्या दलील था? इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दलील तो हमेशा वही है। आधार कार्ड ना मानने का दलील क्या है कि बहुत सारे रोहिंग्या, बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे बाहर के लोग आके आधार कार्ड फर्जी तरीके से बना लिया है, इसीलिए
आधार कार्ड शुड नॉट बी द कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो अब ये बड़ी बड़ी बातें तो हो रही है, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि फाइनल स्कोर कार्ड क्या आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। और कल का दिन भी हम लोग सुनेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि सद्बुद्धि हो और देश के लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। जी ठीक है, हम तो कहेंगे कि आपको सद्बुद्धि कौन देगा ये मुझे नहीं मालूम, आप जो सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पूरी उम्मीद है कि वो आम आदमी जो है, जिसके लिए हमने लिखा है कि दोष उन नागरिकों का है जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो दोष उनका है। कहीं से आवाज आ रही है, तो वो तो उनका दोष है कि वो पढ़ाया नहीं। अब 14% जो है मैट्रिकुलेशन नहीं किया। देश 70 साल 75 साल पहले आजाद हो गया, तुम मैट्रिक भी नहीं किया, तुमको हार्वर्ड से पढ़ करके आ रहे हैं, कोई मतलब है क्या? तुमको रहने का, देश के नागरिक होने का हक नहीं है? हार्वर्ड से लोग पढ़ के आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, उनके बेटे बेटी 3 पीढ़ी कलेक्टर बने हुए हैं सब, और आप साले को 5 किलो अनाज नहीं ला पा रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ क्या इंसाफ किया जाए? प्रफुल्ल भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कह रहे हैं कि संविधान है और राहुल गांधी में दम है, तो जाइए आप सबको करवाइए जिनका जिनका नाम छूट गया है। धर्मेंद्र प्रधान जाके करवाएंगे क्या? नमस्कार सभी को। ऐसा है कि उन्होंने तो नहीं कहा कि उनमें दम है, वो तो आजकल राहुल गांधी का दम नाप रहे हैं ना। तो राहुल गांधी को अपना दम दिखाना है, धर्मेंद्र प्रधान को थोड़े दिखाना है। बहरहाल देखिए, पहले एक कहानी सुनाता हूँ। हेमंत भाई अभी आए हैं, तल्लीन है, लेकिन मैं हेमंत भाई नमस्कार, और विनय भाई नमस्कार, उनको भी दोनों को नमस्कार, मैं भूल ही गया था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हेमंत भाई चाहे जितना भी तल्लीन हो, मेरी कहानी को जरूर ध्यान से सुनेंगे। एक आदमी गाछ पर चढ़ा हुआ था। गाछ था मुखिया जी का। गाछ यानी पेड़? हाँ, या क्या बात है कि ट्री। हाँ। तो उस पर चढ़ा हुआ था दरख्त। तो मुखिया जी अचानक घूमते हुए उधर आ गए अपने इसके साथ। तो आदमी डर के मारे गिर गया। अब गिर गया तो उन्होंने उसको काफी फटकारा और पंचायत बैठा दी। तो जब पंचायत बैठी तो लोगों ने काफी सनसनाहट हो गई गांव में कि भाई मुखिया जी ने उस गरीब पर पंचायत बैठा दी है, आज तो उसको पता नहीं क्या होगा। तो मुखिया जी को लगा कि कुछ अगर कड़ा फैसला होगा तो विद्रोह टाइप का गांव में हो जाएगा। देखिए, जब संविधान नहीं था तब भी लोगों को लोकमत का डर तो था। तो पंचायत उन्होंने बड़ी विनम्रता से कही कि अच्छा यह बताओ कि तुम गिरे कैसे। तो मुखिया जी के मुनीम ने कहा कि हुजूर पहले इसे ये पूछे कि चढ़ा कैसे। पहले चढ़ा तब न गिरा। तो बोले हाँ ये बात भी जायज है। तो दूसरे जो मुनीम थे वो बोले कि और यह भी पूछ लिए कि चढ़ा क्यों। अब लगी बहस होने तो मुखिया जी ने हस्तक्षेप क्या कहा कि देखो इतना इसको परेशान मत करो, सबसे पहले जरूरी है कि पूछा जाए कि इसको चोट कहाँ लगी है। तो पूछा कि अच्छा, मुखिया जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुमको चोट कहाँ लगी। फिर भी वो चुप है। अब मुखिया जी को बड़ा गुस्सा, उन्होंने एक झापर रसीद किया उठ करके और पूछा कि अबे पूछ रहा हूँ चोट कहाँ लगी है तो बताया नहीं जाता है क्या। तो बोला हुजूर हम गरीब आदमी, हम क्या बताएं कहाँ लगी है। अब पंचायत में 10 को मालिक मलिकार बैठे हुए हैं, जहां कहें वहीं लगी है। आप लोग फैसला कर दीजिए कि चोट यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, नहीं लगी है तो नहीं लगी है। तो अदालत ही ये फैसला करेगी कि हमको चोट कहाँ लग रही है। देखिए बातें तो बहुत सारी उन्होंने कह दी, अभी हालांकि उनका चित्र नहीं है। ये हो क्या रहा है, कमजोरों की ताकत को लेकर के कुछ लोग जोरावर और ताकतवर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और उसकी ताकत को लेकर वे कमजोरों के खिलाफ हमलावर हो जाते हैं। जो अभी स्थिति है वो यही है कि कमजोर लोगों के प्रति जोरावरों का यह आक्रमण विद्रोह है। और भारत के संविधान जिसकी रक्षा करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वह दस्तावेज एक क्रांति से कम नहीं था।
और बाबा साहब ने प्रतिक्रांति यानी कि काउंटर रिवॉल्यूशन की बात तब कही थी, आप लोगों के ध्यान में होगा। तो ये संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज था और अब जो प्रक्रियाएं हो रही है वो प्रतिक्रांतिकारी प्रयास हैं जो हमारी ही ताकत से हमारे खिलाफ किए जा रहे हैं। इसमें कोई शक को शुबा तो होना नहीं चाहिए। अब ड्राफ्ट में मरा हुआ बता दिया गया तो बोला कि इतने को ले आओ तो मान जाएंगे कि खाली खराब है। अब ले आया तो अब उसको साबित करना है कि वो जिंदा है। अब वो कैसे साबित करे कि जिंदा है? अब हो सकता है कहा जाए कि तुम हलफनामा दो कि तुम जिंदा हो। सवाल मेरी जन्म की तारीख का हो सकता है, लेकिन मैंने प्रफुल्ल सर थोड़ा आपको वो जो शरद जोशी का जो व्यंग है ना, एक था गधा और को अलादाद का, उसमें अंत में बड़ा मजेदार है क्योंकि वो अलादाद खां जो रहता है वो गधे का नाम रहता है और ये सोचता है अलादाद खां कोई व्यक्ति है। नवाब साहब ने उसके नाम से 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया था। अब वो धोबी का अलादाद था। अब जब नवाब साहब को पता चलता है और उसका अपना नाम भी अलादाद था, तो अब वो होता है कि नवाब साहब की इज्जत के खातिर जो है अलादाद को मरना ही पड़ेगा। अब राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया है, तो ये कैसे हो सकता है कि गधे के नाम पर राष्ट्रीय शोक? तो ऐसे आपने जो कहा ना वो उसी दिशा में मतलब है। जी 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो देखिए जीवन मरण जस अबजस सब उनके हिसाब से सब विधि हाथ। तो मैं जिंदा हूं कि मरा हुआ हूं इसका तो भाई गवाह मैं खुद नहीं दे सकता हूं ना। किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने का हक नहीं है, ये जूरिस्प्रूडेंस है। लेकिन न्यू नॉर्मल में जूरिस्प्रूडेंस ये है कि किसी को भी अपने पक्ष में गवाही देने का हक नहीं है। मैं जिंदा हूं इसका सबूत मैं नहीं दे सकता हूं। जितने पेंशनर से हमसे जाके पूछिए, वो जाते हैं उनको जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है। हालांकि वो नहीं देते हैं, लेकिन उनके विभाग का कोई आदमी बोलता है कि हाँ ये जिंदा देखे गए, क्योंकि वो खुद नहीं दे सकता है कि मैं जिंदा हूं। बहरहाल देखिए बात दूसरी तरफ चली जा रही है। बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया इनकी है वो ये है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो हुजूर नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है? अगर हम माथा में टीका चंदन चोटी टोपी दाढ़ी अगर बना लें, खास ढंग का कपड़ा पहन लें, तो मेरी नागरिकता का प्रमाण पत्र उससे होगा। क्या है नागरिकता का प्रमाण? हम जन्म लिए हैं, जन्म का प्रमाण पत्र हमको तो पता नहीं कहाँ से आएगा। जन्म की तारीख का प्रमाण पत्र हो सकता है, और फिर उम्र देख के भी तो पता चल जाएगा। कोई कहे कि नहीं प्रफुल्ल जी की उम्र 18 साल से कम है तो लोग हंसते हैं, और कोई कहे कि नहीं मिंटा देवी की तरह इनकी उम्र 124 साल है तो भी लोग कहें कमाल है जी। उतना लंबा नहीं है प्रफुल्ल जी, बीच में कुछ होगा आपका 60-70 पर कहीं आपका मीटर टिक जाए तो बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप जो लोग बाहर जाते हैं वो अगर बताएं कि ट्रेन में अगर टीटी हमको कह दे कि ये जो आपका टिकट है ये जेन्युइन है, इसका क्या प्रूफ है, साबित कीजिए, तो मैं क्या साबित करूंगा कि मेरा टिकट जेन्युइन है कि नहीं है? मैं रेलवे का ही नहीं दूंगा, रेलवे का आदमी को ही रेलवे की चीज है कि नहीं, जबकि उसे साबित करना चाहिए कि मेरा टिकट नाजायज है। वो बोलेगा नहीं नहीं आप साबित कीजिए कि आपका टिकट जायज है। अब जिसके सहारे हम अपने टिकट को जायज करेंगे वही मांग रहा है। कुल मिलाकर के ये सबूत को ऑनर्स ऑफ प्रूविंग जिसको बोलते हैं कि सबूत को दूसरे के दायित्व पर जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसी को साबित करना है कि वह निर्दोष है। ये जो न्यायिक सिद्धांत है उसके बिल्कुल विपरीत है। अब देखिए संसद भवन में हेमंत सर, विनय सर, आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, संसद भवन में अभी नए संसद भवन उसमें 6 द्वार, चर्चा खाली मकर द्वार की हो रही। उसमें गज द्वार है, अश्व द्वार है, शार्दुल द्वार है, गरुड़ है, हंस भी है, इस तरह के कई द्वार हैं। और ये जो
कितना प्राणी प्रेम है। मनुष्य का कोई द्वार नहीं है, मनुष्य का कोई द्वार नहीं है। और ये सारे मिसकिए हैं, सारे सिर्फ सेंगोल नहीं है, यहां से वहां तक धर्म ध्वजा लहरा रहा है। जो भी होगा धर्मानुसार होगा। इस मिथकीय संदर्भ को खोलिए कि इतने सारे द्वार के इतने सारे नाम। कहा तो ये गया था पहले के गाना में कि जबत क्या अजधन बजधन गाय गाय बतन धन, क्या क्या धन है, सबसे बड़ा संतोष धन है। गोधन गजधन बादी धन, गोधन गजधन बादी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। देखिए फिल्म की बात उठते ही धनंजय सर एकदम गांडीव लेके खड़े हो जाते हैं। यहाँ है निशाना और ये है तीर। तो जो भी हो, किसी फिल्म का गाना भी है ना? हाँ हाँ, गाना ही सुना रहे हैं, तभी तो धनंजय सर इतने उत्साह में हैं। तो मैं ये फेमस दोहा है जी। हाँ, इस पर गाना है, गाना होने के बाद ही ये दोहा पॉपुलर हुआ। हाँ, अब जिन लोगों को ये पता है भाई कि महात्मा गांधी एटनबरो के बाद दुनिया ने महात्मा गांधी को जाना, सही बात। नहीं तो महात्मा गांधी तो चकमक पत्थर की तरह कहीं सोए हुए थे। ये तो कमाल है एटनबरो का कि वो आया और फिल्म बनाया और महात्मा गांधी को दुनिया ने जान लिया। तो ये गजधन बाजधन ये भी तो कहीं पड़ा हुआ था जब फिल्म नहीं, उससे भी आगे बढ़िए प्रफुल्ल भाई। और वो गलती से प्रधानमंत्री जी ने देख लिया और उसके बाद देश के 23 करोड़ लोगों को पता चला कि अच्छा गांधी पे एक पिक्चर भी बनी है, प्रधानमंत्री जी ने देखी है वो पिक्चर। उन्होंने ही तो बोला था, वहां से पता उन्होंने ही तो कहा था कि उस फिल्म आने के बाद ही लोगों ने जाना। नहीं, उनके ये कहने के बाद बहुत सारे लोगों ने जाना देश दुनिया। मैंने कई बार धनंजय सर मैंने कई बार कोशिश की, आपने जरूर देखी होगी वो एटनबरो वाला फिल्म। आप देखे हैं क्या गांधी जी वाला? कई बार मैंने देखी कई बार। अच्छा, उसमें महात्मा गांधी के बैरिस्टर बनने की प्रक्रिया का उल्लेख है क्या कि कहाँ गया, सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया, कन्वोकेशन वगैरह हुआ? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो वैसा कुछ नहीं है। नहीं है ना। तो मनोज सिन्हा ने वही फिल्म देख करके गांधी जी को पहचाना था और मध्य प्रदेश में जाकर कह दिया था कि गांधी जी ने वकालत नहीं पढ़ी थी। सही बात। क्योंकि जो लोग उससे गांधी जी को जानेंगे उसमें तो है ये नहीं है उल्लेख। तो ये बात है। तो अब मैं गांधी बनने की कथा पे है कि जो भारत आकर के किस तरह से गांधी बने, वो कथा है। हाँ, और बड़ा अच्छा ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने किताब लिखी है, कौन है भारत माता। उसमें एक बाकायदा चैप्टर लिखा है उस पर, किस पर, ये रिचर्ड एटनबरो जब मिलने आए नेहरू से। धनंजय जी, ये तो गांधी जी के बारे में ये सब बातें जो हमने किताबों में पढ़ा, वो तो 6-7 स्टैंडर्ड की किताब में हमने पढ़ा था। तो जो लोग इस तरीके की बात कर रहा है उसको 6-7 स्टैंडर्ड तक भी नहीं पढ़ाई किया है उन्होंने। अरे भाई साहब, जिसका नामांकन सीधे पीजी में हुआ है उसे 7 स्टैंडर्ड का क्या देखेगा? आप भी ना इतने सीरियस हो जाते हैं। हाँ, एडवोकेट होकर के ऐसा सवाल करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, मुझे पूरा करने दे भाई। जो संजय देखा वही हेमंत जी के पास जाएंगे। हाँ, कंप्लीट करें। हाँ, इसलिए मुझे कंप्लीट करने दे। मुझे तो इसी का डर था कि अब ये न रह जाए, इनकम्प्लीट ही न रह जाए। आजकल कंप्लीट करने का बड़ा शौक है हमको, क्या कि आप जानते हैं कि पूर्णता, शुद्धता, शुचिता ये सब तो हमारे ही हथियार हैं। कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, रुके रहो धनंजय जी, मैं पूर्ण कर लूँ। खैर जी, तो ये भी एक हथियार है। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखिए डेटा बम फटेगा। अभी राहुल गांधी जिस संविधान की रक्षा की बात कह रहे हैं, वह संविधान जो एक क्रांतिकारी दस्तावेज है उसके रक्षा की बात कह रहे हैं और इस प्रतिक्रांतिकारी कदम के विरुद्ध खड़े होने की बात कह रहे हैं। अब भारत की जनता अगर काउंटर रिवोल्यूशन को प्रोटेस्ट करती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है और न्याय के स्वाभाविक पथ का अनुसरण करती है कि नहीं करती है, यह सिर्फ एक दिन के अदालती फैसले से यह साबित नहीं होना है। फिर भी हमें उत्सुकता है, काफी हमारी जिज्ञासा है, इच्छा है कि 13 तारीख को जब कुछ बातें आएंगी, और इसका फैसला तो अभी 13 तारीख को होगा नहीं, आगे जाकर होगा जब ये अंतिम रूप से प्रमाणित और प्रकाशित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिल जाएगा और नहीं न्याय न मिले
तो कम से कम हमारे अंदर न्याय की जबरदस्त भूख को ये फैसला जगा देगा। बिल्कुल जी। सही। ये वाली जजमेंट रिजर्व रखा जाएगा, जैसे कि वक्फ बिल का जजमेंट भी आज तक रिजर्व ही है। हाँ ठीक है। हेमंत भाई मैं आपके पास आता हूँ। आज सुनवाई हुई, अभी फैसला नहीं आया है, कल सुनवाई होगी, कल भी फैसला आएगा या नहीं आएगा, या तारीख पड़ जाएगी नहीं पता मुझे, जैसा कह रहे हैं सैयद भाई। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, बिहार के आम लोग, मैं एक देख रहा था आज तक पे दिखा रहा था, मौसमी सिंह का वीडियो था, वो वायरल हो रहा है, जिसमें अररिया के एक गांव में गई और वहाँ कुछ पासवान समुदाय के लोग हैं जिनका नाम कट गया है, और उसने बताया तो फिर वो बीएलओ को लगातार फोन कर रहा है, 4 दिन से फोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं हो रही है, मिल नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। वो आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ले गई उसको स्कूल में, फिर बीएलओ से मुलाकात हुई, वगैरह वगैरह हुआ। तो एक व्यक्ति को बीएलओ से मिलने के लिए आज तक के रिपोर्टर से पैरवी लगानी पड़ती है, ये हालत है। और जज साहब कह रहे हैं, ईसीआई कह रहा है कि एकदम बड़ा सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बिहार में कोई दिक्कत नहीं है? जी धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग ने जो जिस तरह का प्रबंधन किया हुआ है, उसमें जो विपक्ष है उसको झूठा साबित करने की तमाम कोशिशें चल रही है। जैसे कि अभी जो चुनाव आयोग एक बात बराबर रट रहा है कि कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है, कोई दावा नहीं आ रहा है। तो जो कंप्लेन है वो दलों की ओर से होगा तो क्या वो इंटरटेन नहीं करेंगे? दलों के लेटर पैड पर अगर कंप्लेन किया जाता है सब ये, और पूरा वोटर लिस्ट का नाम, एपिक नंबर सब दे करके, नाम दे करके, तो क्यों नहीं उसको आप इंटरटेन करेंगे? तो कहा क्या जा रहा है कि नहीं, वो जिसका कंप्लेन है वो इंडिविजुअली कंप्लेन दर्ज करेगा। इंडिविजुअली क्या कि आपको फॉर्म 6 भरना है, यानी कि आप अगर 65 लाख वाले में हैं, आप इस ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप जिंदा हैं, आप कहीं भागे नहीं हैं, आप ट्रेसलेस नहीं हैं, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि कोई पार्टी अगर क्लेम कर रही है कि इस बूथ के इतने लोगों का नाम जो है वो इसमें ड्राफ्ट सूची में नहीं है और ये जिंदा है, ये इनका वोटर आई कार्ड है, ये फोटो है, ये सब कुछ है, तो कहा जा रहा है कि नहीं, ये इनको फॉर्म 6 भरने के लिए कहिए। तो फॉर्म 6 कौन भरेगा और क्यों भरेगा? फॉर्म 6 तो फर्स्ट टाइमर के लिए है। तो ये जो चुनाव आयोग, और इसको लेकर के मीडिया प्रचार, अभी एक खबर में देख रहा था, अभी प्रफुल्ल सर जो बोल रहे थे मैं उसी पर देख रहा था। ये जो हेमंत भाई जो आप बोल रहे हैं ना, वो लास्ट लाइन बड़ी अच्छी है। जो है नहीं, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि फॉर्म नंबर 6 जो है वो नए मतदाता के लिए, पुराने मतदाता के लिए नहीं है वो फॉर्म नंबर 6। और मीडिया की बेईमानी देखिए, इन बेईमानों को, इन गद्दारों को, कि ये लोग जो है ये जनता के पक्ष में खड़े होने के बदले में इनको लगता है कि विपक्ष है। अरे शैतानों, ये तुमको नजर नहीं आ रहा है कि 65 लाख लोग बाहर हो गए, उनका मताधिकार खतरे में चला गया। तुम उनके बारे में चिंता करने के बदले में ये तुम चिंता कर रहे हो कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एजेंडा चला रहा है। और ये कोई लल्लू पंजू नहीं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के दलाल और गद्दार ये काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि नैरेटिव इस तरह का जब बनाया जाएगा तो क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा कि किसी राज्य के 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम बाहर चला गया, वो वोटर लिस्ट में नहीं शामिल है। किसी 22 लाख को मरा हुआ, 35-36 लाख को बाहर वो अस्थायी रूप से पलायित बता दिया गया, कुछ लोगों को ट्रेसलेस बता दिया गया है, कुछ लोगों का डबल नाम बता दिया गया। और उसके बाद इसकी चिंता किसी को नहीं है। इसकी चिंता सिर्फ विपक्ष करे, न सरकार को चिंता है, न चुनाव आयोग की चिंता है। एक अनूठा चुनाव आयोग जो लोगों को जोड़ने के बदले में डिलीशन करने का काम कर रहा है। अभी तक एक आदमी का नाम नहीं जुड़ा है, 65 लाख लोगों का नाम इन्होंने हटाया है। एक कैसा SIR है जिसमें कोई एडिशन नहीं है, सिर्फ डिलीशन है। लेकिन वो कह रहे हैं हेमंत जी कि जिन बच्चों की उम्र 18 साल होगी अक्टूबर तक, उन सब का एडवांस फॉर्म लिया जा रहा है, सब कह रहे हैं चुनाव आयोग। उनको ये गीत गाने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि 65 लाख लोगों को आपने, अगर आपको
आप जिसको कह रहे हैं कि मर गया, तो मर गया तो कोई आवेदन देने के लिए आपके पास आया था या फोन करके कहा था कि मैं मर गया हूं, आप मेरा नाम बाहर कर दीजिए, या मैं अस्थायी तौर पर लापता हो गया हूं? तो ये बताइए मेरा कि नाम, आम आदमी के लेवल पे क्या असंतोष है या आम आदमी निश्चिंत है कि कोई बात नहीं, कट देखिए लेंगे? असंतोष की जो बात है वो इस रूप में आप उसको देख सकते हैं कि उसका कोई थर्मामीटर नहीं है, उसको जांचने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग गांव गांव में तलवार और भाला और लाठी लेकर के वो जुलूस लेकर के घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये तब होगा कि जब पॉलिटिकल फोर्स पैरेलली लोगों के बीच में जाकर के उनको इन मुद्दों पर गोलबंद करे, और उसके बाद देखिए कि किस तरह का माहौल बनता है। जो माहौल विपक्ष ने सड़क पर दिल्ली में बनाया, वो माहौल आपको बिहार के गांव गांव में बनाने की जरूरत है। लोगों में असंतोष, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ सोए हुए, लोगों को अपने मताधिकार से कोई मतलब नहीं है। मताधिकार से तो यहाँ के तभी तो परेशान है। अररिया वाला जो उदाहरण है, मतलब है तभी तो परेशान है वो। बीओ लोग नहीं, बार-बार फोन मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए कर रहा है। सबसे ज्यादा सबसे कम वोटिंग कहाँ होती है? पटना में। और एक खास जाति वर्ग को इंगित करके कहा जाता है कि ये लोग जिस दिन वोट डाला जाता है उस दिन मछली भात मीट भात खा करके आराम करते हैं, उसके बाद तब निकलते हैं। किसी का छूट जाता है, किसी का वोट पड़ जाता है। अब मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कहा जाता है कि यार बहुत आराम तरफ लोग, अच्छा उस दिन पिकनिक टाइप का माहौल रहता है। उसके बाद अंतिम में वोट डालने के लिए जाते हैं। अच्छा, अगर कोई पान की दुकान पर रुक गया पान खाने के चक्कर में, तो हो सकता है टाइम निकल गया तो उसका नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो सोसाइटी, जिसको कहा जाता है सोसाइटी का सबसे कमजोर तबका है और सबसे अशिक्षित तबका है, वोट के प्रति उसके प्रति उसमें जो आकर्षण होता है वो संपन्न पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं होता है। उसकी वो आकर्षण उसी के बीच में होता है अधिक। तो इसलिए जिस दिन उसको आप ये बताइए कि आपका वोट गया, तो उस दिन वो करने के लिए तैयार होगा। और मैंने कई जगह मैंने कहा भी था कि एक व्यक्ति को मैंने यह कहते हुए सुना कि अगर वोट कटेगा तो फिर चुनाव के दिन वोट डालने जो आएगा वो समझ लेगा, आप वोट डलवाने जो आएगा वो समझ लेगा। तो ये जो है, मुझे लगता है कि आज जो कुछ वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट तो जिस तरह से जिस अंदाजे बयां है उनका, उसमें अभी जब तक कोई नतीजा सामने नहीं आ जाए तो ठोस रूप में कुछ कहना मुश्किल लग रहा है। लेकिन यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस देश के एक ऐसे निर्णायक इस पर बैठे हुए हैं जहां से एक ऐसा संदेश जाने वाला है कि क्या इस देश में वस्तुतः लोकतंत्र की समाप्ति का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।